नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बहुत ही संक्षिप्त दस्तावेज है। शीर्षक है इसका EWS आरक्षण, संविधान का 103वां संशोधन। और इसमें जो मुख्य जानकारी दी गई है वो बस इतनी सी है। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण। बस यही एक लाइन। हाँ, और अक्सर देखिए कानूनी या संवैधानिक दस्तावेजों की यही प्रकृति होती है। बहुत कम शब्दों में एक बड़ी बात कह जाते हैं। एक पूरी नीति, एक बड़ा बदलाव चंद शब्दों में सिमटा हुआ। बिल्कुल। तो आज हम इसी संक्षिप्त वाक्य की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसी एक लाइन के आधार पर, है ना, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें क्या खास है, इसके पीछे क्या वजन है और यह हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। आखिर संविधान में कुछ जोड़ा या बदला जाए तो वो कोई छोटी बात तो होती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए पता लगाते हैं कि ये शब्द अपने आप में क्या कहानी समेटे हुए हैं। शुरू करते हैं। तो अगर हम इस वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को देखें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, हाँ, ये सीधे सीधे एक नीतिगत परिणाम बता रहा है कि एक खास समूह है जिसे स्रोत कह रहा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और उसे 10% आरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाली बात ना, ये ध्यान खींचती है। स्रोत सिर्फ इसी आधार का जिक्र कर रहा है। आर्थिक मतलब इकोनॉमिक। हाँ, इसमें सामाजिक या शैक्षणिक जैसे शब्द नहीं है। क्या इस शब्द के चुनाव का कोई विशेष महत्व हो सकता है, सिर्फ स्रोत को देखते हुए अगर बात करें तो? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन है जो सीधे स्रोत के शब्दों से ही उभरता है। जब कोई संवैधानिक दस्तावेज किसी समूह को परिभाषित करने के लिए एक विशिष्ट शब्द चुनता है, यहाँ आर्थिक, तो ये अपने आप में ध्यान देने लायक है। ये इशारा करता है कि वर्गीकरण का आधार, या कह लें इस प्रावधान के लाभार्थी को पहचानने का आधार, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, वो उनकी आर्थिक स्थिति है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस प्रावधान का फोकस आखिर किस चीज पर है। और फिर ये 10% का आंकड़ा एकदम सटीक। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में लगभग 10% या 10% तक ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बल्कि सीधे 10% आरक्षण। इसकी क्या अहमियत हो सकती है कि प्रतिशत इतना स्पष्ट रूप से लिखा गया है? देखिए, इस सटीकता के भी मायने हैं। संवैधानिक प्रावधानों में अक्सर या तो सिद्धांत दिए जाते हैं या फिर बिल्कुल स्पष्ट निर्देश। यहाँ 10% एक स्पष्ट निर्देश है। अच्छा। ये दिखाता है कि विधायिका का इरादा एक निश्चित मात्रा तय करने का था। ये अस्पष्टता की गुंजाइश कम करता है। आप सोचिए, अगर सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा लिखा होता तो कितना कुछ तय करना बाकी रह जाता। हाँ, सही बात है। ने से एक सीमा तय हो जाती है, एक निश्चितता आ जाती है। ये अपने आप में एक अहम विधायी फैसला है जिसे स्रोत दर्ज कर रहा है। तो हमने देखा कि स्रोत एक खास समूह, यानी आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए एक निश्चित लाभ 10% आरक्षण ये बता रहा है। अब सवाल यह है कि ये प्रावधान लागू कैसे हुआ? तो स्रोत का पहला हिस्सा इसका जवाब देता है। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019। यहाँ ये संविधान संशोधन शब्द ये अपने आप में बहुत वजनदार है। बिल्कुल, संविधान संशोधन ये शब्द सुनते ही समझ जाना चाहिए कि हम किसी आम कानून या नियम की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं देश के सर्वोच्च कानून, भारत के संविधान में बदलाव की। ये प्रक्रिया अपने आप में जटिल होती है, और इसका मतलब है कि जो भी बदलाव किया जा रहा है उसे मौलिक महत्व का माना गया है, उसे देश के बुनियादी कानूनी ढांचे का हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये 103वां संशोधन था। इसका मतलब है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब से लेकर 2019 तक इसमें 102 बार संशोधन हो चुके थे। ये संख्या ये हमें क्या बताती है? 103वां होना एक जीवंत दस्तावेज भी है। अच्छा। ये समय और समाज की बदलती जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सकता है। इसमें विकास की गुंजाइश है। दूसरी बात, ये संख्या ये भी दर्शाती है कि संविधान में संशोधन कोई हल्के में नहीं लिया जाता। हाँ। हर संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम होता है, एक सोचा समझा बदलाव। तो 130वां संशोधन होना ये दिखाता है कि EWS आरक्षण को संवैधानिक स्तर पर लाना एक जरूरी कदम समझा गया। और ये हुआ 2019 में। जी, ये हमें इसका समय बताता है। तो मतलब 2019 में ये 130वां संवैधानिक बदलाव करके EWS को 10% आरक्षण दिया गया। जी। यानी स्रोत हमें एक नीति EWS आरक्षण
उसका आधार आर्थिक कमजोरी, उसकी मात्रा 10% और उसे लागू करने का तरीका 130वां संविधान संशोधन और समय 2019, ये सब कुछ एक ही वाक्य में बता रहा है। यही तो इस स्रोत की खूबी है। ये कानूनी भाषा की सटीकता और संक्षिप्तता का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर शब्द चुना हुआ है और उसका अपना महत्व है। संविधान संशोधन इसका कानूनी आधार और गंभीरता बताता है। 103वां इसका ऐतिहासिक क्रम और महत्व दर्शाता है। अधिनियम 2019 इसका समय बताता है। सही। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लाभार्थी समूहों को परिभाषित करता है और 10% आरक्षण लाभ की स्पष्ट मात्रा तय करता है। ये सारे तत्व मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। यहाँ वापस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर आते हैं। अगर सिर्फ इस शब्द पर ध्यान केंद्रित करें जैसा स्रोत करता है, क्या ये हमें कुछ और सोचने पर मजबूर करता है कि आरक्षण के विचार को किस तरह से देखा जा रहा है, कम से कम इस स्रोत के संदर्भ में? निश्चित रूप से। जब स्रोत केवल आर्थिक आधार का उल्लेख करता है तो यह पाठक को इस विशेष मानदंड पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह आधार, जैसा कि यहाँ प्रस्तुत किया गया है, आरक्षण की पारंपरिक समझ से किसी तरह अलग है। अब देखिए, स्रोत हमें इसका जवाब नहीं देता, लेकिन ये सवाल जरूर उठाता है। सही। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए कहता है कि आर्थिक कमजोरी को संवैधानिक आरक्षण के लिए एक अकेले आधार के रूप में कैसे देखा जा रहा है इस विशिष्ट प्रावधान के तहत। मतलब स्रोत खुद व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन जो शब्द वो चुन रहा है वही अपने आप में एक व्याख्या या कम से कम एक दिशा तो दे ही रहा है ना। हाँ। आर्थिक शब्द का चुनाव ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। कानूनी और संवैधानिक भाषा में शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। हर शब्द के पीछे एक इरादा होता है, एक परिभाषा होती है। स्रोत का सिर्फ आर्थिक कहना और अन्य संभावित आधारों का उल्लेख न करना, जैसे सामाजिक या शैक्षणिक, ये पाठक का ध्यान इसी एक मानदंड पर केंद्रित करता है। ये दिखाता है कि इस संशोधन का उद्देश्य, जैसा स्रोत बता रहा है, वो आर्थिक पिछड़ेपन को संबोधित करना है। और इसे संविधान में जगह देना, ये भी तो एक बड़ा कदम है। किसी नीति को संवैधानिक दर्जा देने का क्या मतलब होता है? जा रहा है एक तरह से एक बुनियादी अधिकार या सिद्धांत का दर्जा दिया जा रहा है। अच्छा। इसे बदलना मुश्किल हो जाता है, इसे एक तरह की स्थायी मान्यता मिल जाती है। ये दिखाता है कि समाज और सरकार उस नीति को कितना महत्व दे रहे हैं। तो मतलब EWS आरक्षण को 130वें संशोधन के जरिए संविधान का हिस्सा बनाना, ये दिखाता है कि इसे एक मौलिक बदलाव के रूप में देखा गया। हाँ, बिल्कुल। न कि केवल एक अस्थायी उपाय के तौर पे। सही कहा। इसे एक बुनियादी स्तर पर स्थापित किया गया है। तो सोचिए, इस एक पंक्ति से संविधान 130वां संशोधन अधिनियम 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को 10% आरक्षण, हम कितनी बातें निकाल पा रहे हैं। एक बड़ा नीतिगत फैसला, उसका आधार क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसको लागू करने का संवैधानिक तरीका क्या है, उसका ऐतिहासिक क्रम क्या है और उसका समय क्या है। ये सब कुछ इन गिने चुने शब्दों में मौजूद है। और यही हमें दिखाता है कि ऐसे संक्षिप्त स्रोतों का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है। हमें सिर्फ शब्दों के शाब्दिक अर्थ तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि उनके चयन, उनके संदर्भ और उनके निहितार्थों पर भी गौर करना है। हाँ। क्यों संविधान संशोधन? क्यों 103वां? क्यों सिर्फ आर्थिक? क्यों ठीक 10%? ये सवाल हमें स्रोत की गहरी समझ तक ले जाते हैं, बिना बाहर से कोई जानकारी लाए। जैसे मान लीजिए कोई बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित इमारत है और उसमें एक नया नक्काशीदार पत्थर लगाया जाता है। हाँ। वो पत्थर सिर्फ जगह नहीं भरता, बल्कि इमारत की पूरी संरचना और स्वरूप पर असर डालता है। और उस पत्थर पर साफ साफ लिखा है कि ये क्यों और किसके लिए लगाया जा रहा है। ये संशोधन कुछ वैसा ही है। ये उपमा काफी हद तक सही बैठती है। संविधान हमारी कानूनी और सामाजिक व्यवस्था की नींव है, उसका ढांचा है। इसमें किया गया हर संशोधन उस ढांचे को प्रभावित करता है। और 103वां संशोधन एक ऐसा ही महत्वपूर्ण पत्थर है जिस पर EWS के लिए 10% आरक्षण अंकित है। और ये आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है, जैसा हमारा स्रोत हमें बताता है। तो अगर हम केवल इस स्रोत पर टिके रहें तो मुख्य बातें क्या उभर कर आती हैं? क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से पहली बात, 2019 में भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण 103वां
बदलाव किया गया। ठीक। दूसरी, ये बदलाव एक विशिष्ट समूह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को लक्षित करता है। तीसरी, इस समूह के लिए एक निश्चित मात्रा 10% में आरक्षण का प्रावधान किया गया। चौथी बात, इस प्रावधान को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी इसे देश के मूल कानून का हिस्सा बनाया गया। हाँ। और पांचवी, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वर्गीकरण का आधार, जैसा स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, आर्थिक है। ये 5 मुख्य बिंदु सीधे तौर पर स्रोत से निकलते हैं। और इन बिंदुओं से जो सवाल उठते हैं वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को संवैधानिक स्तर पर कैसे परिभाषित किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा। हाँ, ये व्यवहारिक चुनौतियां हैं। इस 10% को विभिन्न क्षेत्रों में कैसे बांटा जाएगा, ये सब सवाल स्रोत सीधे नहीं पूछता, लेकिन उसकी दी गई जानकारी इन सवालों की ओर इशारा जरूर करती है। सही कहा आपने। स्रोत हमें जानकारी का एक नक्कर टुकड़ा देता है, लेकिन वो टुकड़ा अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वो आगे की सोच और विश्लेषण के कई रास्ते खोल देता है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा संवैधानिक प्रावधान भी समाज, कानून और नीति के बारे में गहरी चर्चाओं को जन्म दे सकता है। स्रोत का काम था दर्ज करना, और उसने बखूबी किया। हमारा काम है उस दर्ज की गई बात के निहितार्थों को समझना। मुझे लगता है हमने इस एक पंक्ति से काफी कुछ निचोड़ने की कोशिश की है आज। हमने देखा कि कैसे संवैधानिक भाषा काम करती है, कैसे शब्द चुने जाते हैं, और कैसे एक छोटा सा वाक्य एक बड़े बदलाव की कहानी कह सकता है। हाँ, और ये अभ्यास हमें ये भी सिखाता है कि जानकारी के किसी भी स्रोत को, चाहे वो कितना भी संक्षिप्त क्यों ना हो, उसे ध्यान से पढ़ना और उसके हर पहलू पर विचार करना कितना जरूरी है। अक्सर सबसे महत्वपूर्ण बातें सतह के ठीक नीचे छिपी होती हैं। सही। यहाँ आर्थिक शब्द का प्रयोग और 10% की निश्चितता, ये दोनों ही सतह के नीचे की महत्वपूर्ण बातें थी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि भाई वेल इन्फॉर्म्ड होने के लिए सिर्फ हेडलाइन जानना काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे के विवरण और उनके संभावित अर्थों को समझना भी उतना ही जरूरी है। और यही इस तरह के विश्लेषण का उद्देश्य है, सतही जानकारी से आगे बढ़कर स्रोत के मर्म तक पहुंचना, उसके निहितार्थों को उजागर करना और श्रोताओं को सोचने के लिए कुछ नया देना। तो इस बातचीत के अंत में एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं जो सीधे हमारे आज के स्रोत से जुड़ा है। स्रोत हमें बताता है कि 130वें संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। जी, अब जरा इस पर सोचिए। जब संविधान, देश का सर्वोच्च कानून, किसी समूह को सिर्फ आर्थिक आधार पर पहचान कर आरक्षण देता है, तो संवैधानिक स्तर पर आर्थिक कमजोरी को परिभाषित करने और मापने की चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। स्रोत हमें सिर्फ आर्थिक शब्द देता है, लेकिन इस एक शब्द को वास्तविकता में लागू करने के लिए किस तरह के जटिल तंत्र और परिभाषाओं की जरूरत पड़ेगी, और क्या ये सब पूरी तरह से संवैधानिक जांच पर खरे उतर पाएंगे? ये सवाल सीधे स्रोत के शब्दों से उपजता है और हमें संवैधानिक सिद्धांतों और उनके व्यवहारिक कार्यान्वयन के बीच के रिश्ते पर सोचने को मजबूर करता है। ये वास्तव में एक गहरा सवाल है जो स्रोत के दिए गए तथ्यों से सीधे निकलता है। आर्थिक शब्द सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसे संवैधानिक ढांचे के भीतर लागू करना निश्चित रूप से कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है, जिन पर विचार करना आवश्यक है। स्रोत हमें केवल शुरुआती बिंदु देता है, आगे की यात्रा हमें खुद तय करनी होती है।